Hello everyone, this is Bindi Varshni and welcome to TrueIQ classes. I hope you all will be fine. Today's topic is area vector and electric flux. अभी तक आपने एरिया पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी है, पर यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया को वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम करके हम गॉस लॉ एंड गॉस लॉ के एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं एरिया वेक्टर क्या है। द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट of a closed surface is taken to be in the direction of the outward norm. एरिया वेक्टर कैसे समझते हैं कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस हमने ले लिया, ठीक। अब इसका मैग्नीट्यूड एज्यूम कर लेते हैं ए है। अब क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो जो एरिया वेक्टर होगा ना, उसकी डायरेक्शन भी इसी नॉर्मल वेक्टर पे ही होगी। जो डायरेक्शन नॉर्मल वेक्टर की है वही डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर की होगी। और मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होगा, इस प्लेन सरफेस एरिया के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझते हैं, ये हमारे पास कोई सरफेस है, दो सरफेस बना रखा है, इसका एरिया क्या ए है, ठीक। तो जो आपका एरिया वेक्टर होगा इस पूरे सरफेस के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में क्या होगा, इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाएगी उसकी डायरेक्शन में होगा। या ऐसे यहाँ पर कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, तो एरिया एलिमेंट हमने क्या लिया, डेल्टा ए लिया, तो डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड, ठीक, और इसकी डायरेक्शन क्या, परपेंडिकुलर, जिसको हम किससे दिखाएं, नॉर्मल वेक्टर, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एरिया वेक्टर मिल जाता है। इसलिए फार्मूला हमने क्या रखा, डेल्टा ए वेक्टर के साथ वेक्टर डेल्टा ए इक्वल डेल्टा ए, ये क्या मैग्नीट्यूड मिला एरिया का, और नॉर्मल वेक्टर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा एरिया वेक्टर का। ओके, अब हमारे पास कई सारे सरफेसेस होंगे, जैसे 3D शेप में सरफेस मिलेगा और 2D शेप में सरफेसेस मिलेगा, तो उसमें एरिया वेक्टर को कैसे एज्यूम करेंगे, ताकि जब हम गॉस लॉ के एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो उसको हम समझ पाएँ कि एरिया वेक्टर हमें लेना कैसे, किस डायरेक्शन में लेना है, कैसे लेना है, वो डायरेक्शन हमारे लिए सेटिस्फाइड होगा या नहीं होगा, या आउटवर्ड नॉर्मल ही लेंगे तभी सेटिस्फाइड होगा, ये चीज़ें। चलिए देखते हैं फिर 3D के लिए और 2D के लिए हम एरिया वेक्टर कैसे एज्यूम करते हैं। तो देखिए, फॉर क्लोज सरफेस होगा, मीन्स 3D शेप की बात करेंगे, क्लोज सरफेस 3D शेप के लिए क्या लेंगे, ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसीडर्ड एज एरिया वेक्टर, ठीक है। और दूसरे के लिए फॉर ओपन सरफेस 2D सरफेस के लिए बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ शेप्स हैं, ठीक है, जैसे 3D शेप और 2D शेप, उसमें देखते हैं एरिया वेक्टर हम किस डायरेक्शन में कैसे एज्यूम करते हैं। जैसे फर्स्ट शेप है हमारा, ये तीनों हमारे क्या हैं, 3D शेप में, ठीक, क्लोज सरफेस है। अब यहाँ पे ये वेक्टर क्या होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम नहीं करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। अगर हम इसके सरफेस एरिया को क्या एज्यूम करें, ए, तो क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। और जो परपेंडिकुलर होगी ना, जो डायरेक्शन होगा वो किससे पास होता हुआ जाएगा, सेंटर से पास होता हुआ जाएगा। इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा और साथ में ये परपेंडिकुलर किससे पास होता जाएगा, सेंटर से पास होता जाएगा। इसके लिए एरिया वेक्टर ऐसे एज्यूम करेंगे। और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्यूब है, इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड डायरेक्शन में नहीं, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन में। मान लेते हैं इसका जो सरफेस एरिया ए है, तो इसके लिए सरफेस एरिया आपका एरिया वेक्टर ए हो जाएगा। इसके लिए ये डायरेक्शन, इसके लिए ये डायरेक्शन, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में हमें एरिया वेक्टर लेना है। अब यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें देख लेते हैं। अब इसके लिए जो हमारे पास प्लेन सरफेस है इधर, ये तो सर्कुलर सरफेस हो गया, तो इसके लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए भी इस सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन नहीं लेना, और इसके लिए भी एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए भी आउटवर्ड डायरेक्शन, ऐसे एज्यूम करेंगे। ये तो हो गया 3D के लिए। जब हमारे पास शेप है 2D, इसके लिए देते हैं हमारे पास जो प्लेन है, इसमें आपका जो दिखा एक्स और जेड में हमारे पास कोई शेप है, ठीक। अब उसमें एरिया वेक्टर कैसे एज्यूम करेंगे, तो एरिया वेक्टर हम वाई डायरेक्शन में एज्यूम करें। इसके लिए मान लेते हैं सरफेस क्या है हमारा, एरिया ए है, और अगर वाई डायरेक्शन में एज्यूम करें तो ये, और साथ में अगर यहाँ पे हम इसके नीचे भी जाना चाहें परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो यहाँ भी एरिया वेक्टर में एज्यूम कर सकते हैं। बस अभी क्या है कि हम किसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस वाई
की डायरेक्शन है, मतलब हम दोनों ही डायरेक्शन हमारी करेक्ट होगी। जैसे अब यहाँ पर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ B है, तो एरिया हम कैसे लिखेंगे, B इंटू L, एरिया हमें ऐसे मिल गई। अब एरिया वेक्टर को बताना हो तो यहाँ पे वेक्टर लगा दो और एरिया तो हमें मिल ही गई, और साथ में किस डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर लगाने के बजाय आप जे कैप भी लगा सकते हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, तो वाई का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, हमें जे मिल जाएगा, जो कि इसकी डायरेक्शन बता रहा है। आपने ये पढ़ा है ना, आर इक्वल ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट में जब ए क्रॉस बी जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ना, जब भी आता है तो ए क्रॉस बी के क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब हमारे पास जैसे कोई सरफेस ऐसा है एक्स और वाई और जेड, इसमें हमारे पास कोई सरफेस है और ये क्या है, ये ए है और ये बी है, ठीक। अब इसका जो रिजल्टेंट आता है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब आर ए बी जिस भी प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर होता है। वही सेम यहाँ पर भी है, एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नीट्यूड में इस एरिया के इक्वल होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर passing through the perpendicular to the plane of surface। समझिए, electric flux linked with any surface is defined as the total number of electric field lines that normally pass through that surface। okay, next ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, the number of electric field lines passing perpendicular to the plane surface। मतलब हमारे पास प्लेन सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस हो, उस पर जितनी भी फील्ड लाइंस पास होंगी, नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उन्हीं के नंबर को क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारे पास यहाँ पे 3 सरफेस हमने बना रखे हैं, ठीक, 1 2 3 एंड 4th सरफेस, उसको भी देखते हैं क्या। अब फर्स्ट सरफेस पे आप देखिए कि यहाँ पर क्या कोई सरफेस होगा, उसके सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, वो भी परपेंडिकुलर, कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, परपेंडिकुलर। तो वो जो नंबर होगा फील्ड लाइंस का, उसी नंबर को ही क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें इस सरफेस में कितनी लाइन है, 2 लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर फ्लक्स कितना है, फ्लक्स को हम 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, 5, या सफिक्स में ऐसा भी लिखा, सफिक्स ई फॉर इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे ई से ही दिखा सकते हैं, क्योंकि हम फ्लक्स अभी मैग्नेटिक में पढ़ेंगे, वहाँ पे फ्लक्स को 5 सफिक्स में बी लगा के देखेंगे, ठीक है, नोटेशन वो होगा। तो 5E, यहाँ पर 5 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कितने नंबर हैं, 2, तो फ्लक्स आपको 2 मिल गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फ्लक्स आपको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 लाइन्स मिल रही है यहाँ, इसका मतलब फ्लक्स जो है यहाँ पे कितना है, 4। और यहाँ पर देखिए फ्लक्स आपको कितने मिल रहे हैं, फील्ड लाइन्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हो रही हैं, मीन्स आपको फ्लक्स क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 2 मिले, यहाँ पे 4 मिले, यहाँ पे 7 मिल रहा है। जैसे इसमें क्या है, इसमें हमने क्या किया, एरिया तो सेम रखा, ठीक है, यहाँ पर लेकिन 2 लाइन्स पास हुई, यहाँ पर क्या है आपके 4 लाइन्स पास हुई, मतलब यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी फील्ड लाइन्स की वो कम थी, यहाँ पर हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब फील्ड लाइन्स को इंक्रीज कर दिया, फील्ड लाइन्स को इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स भी क्या हो, इससे ज़्यादा पास हो रही हैं। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये ज़्यादा बढ़ा दोगे इसकी इंटेंसिटी तो ये भी इंक्रीज कर जाएगा। और इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया, फील्ड लाइंस को अभी वही रखा है, हमने क्या किया, एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब एरिया इंक्रीज कर दिया तो हमें फ्लक्स कितना मिल गया, 7 मिल गया। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है, कि एरिया अगर आप बढ़ा दोगे तो नंबर ऑफ लाइन्स जो होंगी वो ज़्यादा पास होंगी, ठीक है। और देखिए फोर्थ में क्या है, फोर्थ में अगर हमारी फील्ड लाइंस, हमने क्या बोला, हमारी जो फील्ड लाइंस होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो सरफेस हमारा ए है और फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, जो इसका सरफेस एरिया है, जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर, ठीक। तो फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है इससे वो थीटा एंगल पर, मतलब हमारी जो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर से थीटा एंगल पर है। तो ये तो एज्यूम किया नहीं जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें तो परपेंडिकुलर चाहिए, मीन्स क्या, इसी की डायरेक्शन में हमें फील्ड लाइंस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टर, और जो थीटा से लगा हुआ होगा
वो फैक्टर क्या हो, कॉस होता है। तो यहाँ पर हमें मिल गया ई कॉस थीटा और इधर क्या मिल गया ई साइन थीटा। अब देखिए इसके अब इस सरफेस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तब ये मेंशन होगा। मीन्स जो हमारा फ्लक्स है वो क्या है, इस पे डिपेंड कर रहा है, ई कॉस थीटा परपेंडिकुलर चाहिए। तो मतलब हमारे पास जो फार्मूला बनना चाहिए वो फार्मूला क्या बनना चाहिए, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पे डिपेंड कर रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है। मतलब हमारा जो फ्लक्स है फाई ई वो डिपेंड कर रहा है ई पे और ई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। फाइनली हम लिख क्या सकते हैं, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक, अगर मान लो अभी तो नॉर्मल पास होगा तो ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स इक्वल ई ए। लेकिन अगर किसी एंगल पर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फिर क्या होंगी, तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर ई कॉस थीटा है और साथ में ए है, या हम इसको क्या ले सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ई ए कॉस थीटा है, और आपने वेक्टर में पढ़ा है अगर आपको ए बी कॉस थीटा मिल जाए, इसका मतलब ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, फाई सफिक्स में ई, या फ्लक्स ही लिखो, सीधे फाई लिखो, ई डॉट ए वेक्टर के साथ। ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और ये एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। और फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हमारा क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके, अब हमारे पास अगर जो एरिया है वो बहुत ही छोटा हो, मीन्स एरिया एलिमेंट की बात करें, बहुत स्मॉल एरिया की बात करें, तब हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकल टर्म में, वो देखते हैं। जैसे हमारे पास एरिया क्या है, एक सरफेस है ए, उसमें हमने बहुत ही स्मॉल एरिया एलिमेंट एज्यूम किया डी ए। अब डी ए परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हमें क्या मिलेगा, वेक्टर डी ए। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, इस एरिया वेक्टर से कितने एंगल पर है, वो थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। अब एरिया एलिमेंट के छोटे से स्मॉल एरिया की बात करें तो यहाँ पर फ्लक्स भी डी फाई हम लिखेंगे, डी फाई, ठीक। और क्या था, किस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, और किस पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा था। मीन्स ई डॉट डी ए ऐसा ले सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। तो हमारा फार्मूला ये बन जाएगा स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए। और अगर ओवरऑल हमें चाहिए, टोटल फ्लक्स चाहिए इससे, तो क्या करेंगे, जो डी ए हमने एज्यूम किया है इसी को क्या करेंगे, ऐसे स्मॉल एलिमेंट एज्यूम करते जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो इतना करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ओवरऑल पूरे सरफेस एरिया के अलॉन्ग क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें पूरे सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। टोटल फ्लक्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाई ई और इसको इंटीग्रेशन लगा देंगे इसमें डी ए, या हम इसी को क्या ले सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। तो फार्मूला हमारा टोटल फ्लक्स के लिए ये हो जाएगा। यूनिट और डायमेंशन की बात कर लेते हैं। यूनिट फ्लक्स की क्या मिल जाएगी, फाई ई ए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, फ्लक्स। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या ले सकते हैं, एफ अपॉन क्यू, फोर्स अपॉन चार्ज, और ये क्या है, एरिया। तो इसके लिए तो न्यूटन हो गया, और एरिया मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये यूनिट हो गई। डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन एफ के लिए एम एल टी माइनस 2, और एरिया के लिए L2, और चार्ज है AT। ओवरऑल डायमेंशन हमें क्या मिल गया, M, L1 है यहाँ पे, L2, L3 एंड T माइनस टू और ये T1 है, -1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T-3 एंड A ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा A-1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला ML3 T-3 A-1। अब कुछ केसेस देखते हैं कि हमें फील्ड लाइंस कब मैक्सिमम मिलती हैं, कब मिनिमम मिलती हैं, ठीक है, पॉजिटिव कब मिलती हैं, नेगेटिव कब मिलती हैं, ये चीज़ें देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट केस में देखिए,
जो हमारा सरफेस है कुछ ऐसा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो यहाँ पर एरिया वेक्टर उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, लेस देन 90। जो थीटा है वो क्या है, लेस देन 90। तो लेस देन 90 मीन्स कॉस की वैल्यू आप 30 60 जो भी रखते हो वो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहाँ पर जो कॉस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर कॉस पॉजिटिव मिल रहा है मतलब फ्लक्स क्या है, ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पर फ्लक्स भी हमें क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा। ओके, नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर थीटा, अब देखिए हमारे पास सरफेस कुछ ऐसा रखा है कि हमारा सरफेस ऐसा है और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी क्या है, ऐसी है। सरफेस भी ऐसा है, फील्ड लाइंस की ऐसे फील्ड लाइंस हमारी पास हो रही हैं, ठीक है। फिर अब देखिए इस पर कोई फील्ड लाइंस पास हो रही है, नहीं पास होंगी, क्योंकि सरफेस ही ऐसा रखा गया है। कैसा रखा गया है, इसके जो जिधर फील्ड लाइंस है उसके पैरेलल रखा गया है। सरफेस हमारा कैसा है, फील्ड लाइन ये है और सरफेस भी ये है, तो इसके पैरेलल रखा गया है, तो फील्ड लाइंस कोई पास ही नहीं हो रही है। अब कैसे इसको प्रूफ करते हैं, हमारे पास फील्ड सरफेस ये हो गया, ठीक, सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, सरफेस का परपेंडिकुलर ये हो गया, ओके। और फील्ड लाइंस डायरेक्शन ये है, तो मतलब अब हमें जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो एरिया वेक्टर ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90। तो यहाँ पर cos 90 मतलब 0। यहाँ पर देखिए ये फील्ड लाइंस और ये एरिया वेक्टर ये, इनके बीच में थीटा एंगल जो बन रहा है वो 90 है। यहाँ पे थीटा क्या है, 90। और cos 90 क्या होता है, cos 90 की वैल्यू आप रखो तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मीन्स फ्लक्स हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, वो 0 मिल, कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है। अब वैसे जनरली आपने देखा भी फ्लक्स कोई नहीं, जब कब फ्लक्स हमारा नहीं पास होगा, जब जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस है उसी डायरेक्शन में उसी के पैरेलल में, ठीक है, आपने क्या रख सरफेस एरिया को भी रख दिया तो कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास सरफेस एरिया कुछ ऐसी है कि जो एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल है वो थीटा ग्रेटर देन 90 है। इसका मतलब कॉस की जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी हमें। कॉस कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। 90 के ऊपर आप जाओ 120 180 तो उसकी वैल्यू कॉस में क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। इसका मतलब हमें फ्लक्स भी जो क्या मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। अब फोर्थ केस में आ जाते हैं। हमारे पास जो एरिया वेक्टर, जो एरिया है, जो सरफेस है, वो किस डायरेक्शन में रखा गया है देखते हैं। अब इसमें फील्ड की डायरेक्शन हो गई और ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। मतलब अब देखिए हमारे पास जो फील्ड की डायरेक्शन है, क्या फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और सरफेस को भी ऐसा रखा गया, ठीक है। अब सरफेस को मतलब फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस को कैसा रखा गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जो हमारा सरफेस है फील्ड लाइन के क्या परपेंडिकुलर है, तो अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर आपका ये आउटवर्ड, ये देखिए एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है, आपकी फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। मीन्स हमें थीटा जो मिल रहा है क्या मिल रहा है, वो 0 मिल रहा है। हमने सरफेस को कैसा रखा, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा, तो एरिया वेक्टर हमें क्या मिला, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर मिलेगा। मीन्स जो फील्ड लाइंस है और सरफेस एरिया वेक्टर दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन में, मतलब पैरेलल हैं दोनों। तो थीटा क्या मिला, 0 मिला। यहाँ पर देखिए हमारे पास सरफेस ये हो गया, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। और हमें जो हमारे पास ये सरफेस एरिया इसको ऐसा रखा गया है, ठीक है। तो फील्ड यहाँ पर एरिया वेक्टर हमें ऐसा मिलेगा, फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या मिल रहा है, हमें 0 मिल रहा है। तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ये और क्या है, फील्ड लाइंस ये, मतलब यहाँ पर थीटा जो मिला हमें क्या मिला, वो 0 मिला। तो जब थीटा में 0 मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ, कॉस 0 का मतलब क्या हुआ, 1 मीन्स मैक्सिमम। अब कॉस की वैल्यू किस में मैक्सिमम होती है, -1 +1, 1 से ज़्यादा कॉस कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो फ्लक्स कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। मतलब हम फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में जब सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर रखते हैं तो हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली सभी फील्ड लाइंस क्या होंगे, नॉर्मली पास हो जाएंगी उससे, हम परपेंडिकुलर सरफेस को रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्लक्स कैसा मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो ये कुछ केसेस थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में।